नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके साथ प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय पर नया वीडियो लेकर। 2 दिन पहले हम लोगों ने नेट जीरो की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि नेट जीरो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज है। आज हम एक दूसरे जीरो की बात करेंगे। यह है डे जीरो या शून्य दिवस, और ये अति भयंकर चीज है पर्यावरण के लिए और पूरी मानव जाति के लिए। 2018 की शुरुआत में 3 साल के सूखे से ऐसा लगने लगा था कि जल्दी ही दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में सारा पानी खत्म हो जाएगा। उसी दिन को डे जीरो का नाम दिया गया। यह सौभाग्य का विषय है कि जल संरक्षण के बड़े प्रयासों से और समय से बारिश हो जाने के कारण वहां डे जीरो नहीं आया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने विश्व का ध्यान आसन्न जल संकट की ओर खींचा। आइए YouTube की चैनल अराउंड द वर्ल्ड एंड टेक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में भारत में जल संकट की संभावनाओं को समझते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। And this is one of Cape Town's main sources of water, a source to run out of water. Officials in Cape Town, South Africa say the city has entered a phase where it is anticipated the real possibility of day zero. Cape Town's flirtation with day zero brought the apocalyptic future promised by Hollywood producers crashing into our realities. And last month, Shimla gave India its own Cape Town moment. But according to the latest report by Niti Aayog, this is just the tip of the iceberg. With 75% of households still without access to drinking water at their premises, India is ranked 120th out of 122 countries on the Quality of Water Index. Today, 600 million Indians are living under extreme water stress. This means they are unable to meet their human and ecological demand for fresh water. What complicates matters is, this region produces 20 to 30% of the country's food and threatens national food security. Additionally, 54% of India's groundwater wells are declining. Of the accessible water, 70% is contaminated. And as a result, 200,000 people die every year due to inadequate access to safe drinking water. While more than 90% of the urban population has had access to basic water since the year 2000, by 2020, 21 major cities including Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad are expected to run out of groundwater, affecting 100 million people. By the year 2030, demand will be double of the available supply, and 40% of the population will not have access to drinking water. And by 2050, 6% of GDP will be lost due to the water crisis. भारत में अत्यधिक भूजल पंपिंग, अकुशल आपूर्ति प्रणालियों और वर्षों तक कम बारिश के कारण लगभग 10 करोड़ लोगों को आज भी डे जीरो की भांति ही पानी की कमी है। 2002 और 2017 के बीच ग्रेस उपग्रहों द्वारा मापे गए भूजल, झीलों और नदियों में सतही जल और ग्लेशियरों में बर्फ की भारी कमी देखी गई है। सबसे बड़ा नुकसान गहन पंपिंग के कारण भूजल बहुत तेजी से कम हो रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक गति से हमारा भूजल कम हो रहा है। निकाले गए पानी की मात्रा प्राकृतिक वर्षा और पिघलती बर्फ के माध्यम से वापस जाने वाली पानी की मात्रा से 50 गुना ज्यादा है। 2018 वाटर एड रिपोर्ट के अनुसार भारत की 12% से अधिक आबादी अर्थात लगभग 16 करोड़ लोग डे जीरो की परिस्थितियों में ही रहते हैं। लोग और गहरे कुएं खोदने या पानी खरीदने को मजबूर हैं। इस चित्र में दिल्ली में टैंकरों से पानी की सप्लाई का नजारा जरा देखिए। बड़े शहरों में मेट्रो शहरों की बस्तियों तक यही हाल है। बड़ी संख्या में मेट्रो शहरों की छोटी और गंदी बस्तियों या स्लम्स का लगभग यही हाल है। इसी तरह एक गांव में सूखे हुए कुएं से पानी निकालने का प्रयास करते हुए लोगों का चित्र भी जरा देखिएगा। नीति आयोग ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार जल आपूर्ति में कमी के कारण शहरों में रहने वाले लोग निजी तौर पर निकाले गए भूजल पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे स्थानीय जल स्तर नीचे जा रहा है। भारत की 40% पानी की आपूर्ति भूजल से ही होती है
और 85% घरेलू उपयोग के लिए जल का स्रोत भूजल ही है। वर्तमान में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित शहर बेंगलुरु है, जिसकी जनसंख्या 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा 2018 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार बेंगलुरु विश्व के उन 10 शहरों में से एक है जिनमें निकट भविष्य में डे जीरो तक पहुंचने की सबसे ज्यादा आशंका है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक देश की पानी की मांग, उपलब्धि और आपूर्ति से दुगनी हो जाने का अनुमान है, जिससे करोड़ों लोगों के लिए पानी की गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। इससे देश की जीडीपी में 6% तक नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पानी के दूषित होने की संभावना भी है, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 2 लाख मौतें होती हैं। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। यूट्यूब की चैनल नंदन नीलेकानी स्वयं बेंगलुरु की जन समस्या के कारण और निवारण के उपाय बता रहे हैं। क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Water is, there are many facets to the water issue. One is, of course, reducing water wastage in our distribution, which is quite high. The second is recycling water. The third is improving the quality of our groundwater and raising the groundwater levels. The fourth is recovering our lakes, which are really have been great, the reservoirs of water for the city, and we have lost a lot of our lakes. Half our lakes have become, apartment complex and all that. So we need to fix that. And we need to obviously look at what are the issues of getting water all the way from the Kaveri. So I think water has many, many dimensions to it, but we have to try to find a way to reuse and recycle and restore water in our own world. I mean, Bangalore is 3,000 feet above sea level. So you're spending a huge amount of energy pumping up water from the Kaveri to Bangalore. Is there a better way to do this by leveraging Bangalore's own assets? So I think that's how, in fact, my wife Rohini runs a foundation called Argyam, whose focus is only on water. So we have a lot of expertise on water through her connections and through the people in our NGO, and we'll bring those expertise to look at how we can improve the water situation in a sustainable manner. जब केप टाउन पर डे जीरो का खतरा मंडरा रहा था, तो वहां पर नागरिकों के लिए पानी की भारी राशनिंग की गई थी। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 50 लीटर पानी ही दिया गया था। नागरिकों को पानी बचाने के उपायों के बारे में जागरूक भी किया गया था। 90 सेकंड का शॉवर, दिन में केवल आधा गैलन पानी पीने के लिए, सिंक में रखे पानी से हाथ, कपड़े और बर्तन धोना आदि। न केवल पानी की राशनिंग की गई, बल्कि ज्यादा पानी का उपयोग करने वालों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा भी किया गया। पानी के अतिरिक्त उपयोग के लिए जुर्माना भी किया गया। नगर पालिका ने पानी की बोतलों की बिक्री की संख्या को भी सीमित कर दिया था। बेंगलुरु का हाल बद से बदतर हो रहा है। अनियोजित शहरीकरण के कारण प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि हुई है। 1961 तक बेंगलुरु में 262 झीलें थीं। कुछ समय पहले की गई गणना के अनुसार ये अब घटकर केवल 81 रह गई हैं। हाउसिंग लेआउट बनाने के लिए रियल एस्टेट व्यापारियों ने कई झीलों पर कब्जा कर लिया है। एक अनुमान के अनुसार बेंगलुरु विकास प्राधिकरण और बीबीएमपी ने स्वयं ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 100 से ज्यादा झीलों को पाट दिया है। बेंगलुरु में घटते जल संसाधनों के बीच नागरिकों ने स्वयं ही इस संकट से मुकाबला करना शुरू किया है। बेंगलुरु की अनेक कॉलोनियों में आरडब्ल्यूए ने पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। वाहन धोने और स्विमिंग पूल जैसी गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आरडब्ल्यूए ने नियम बनाया है कि पानी की खपत को 20% तक कम करने में विफल रहने वाले परिवारों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अनेक कॉलोनियों में आरडब्ल्यूए की आपातकालीन बैठकें हो रही हैं। दक्षिण बेंगलुरु के एक प्रमुख आवासीय एन्क्लेव ने अपने निवासियों से जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने का आग्रह किया है। कनकपुरा रोड पर प्रेस्टीज फॉल्कन सिटी अपार्टमेंट ने पानी की खपत को कम करने के लिए डिस्पोजेबल कटलरी और वेट वाइप्स का उपयोग करने का सुझाव तक दे डाला है। यूट्यूब की चैनल अलंकार गुप्ता पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में बेंगलुरु की दुर्दशा की कहानी देखिए और यह भी देखिए कि किस तरह यह अर्ली वार्निंग को नजरअंदाज करने का नतीजा है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मेरे नाम अलंकार और ये है बैंगलोर की वाटर क्राइसिस की सच्चाई।
बैंगलोर में पानी की प्रॉब्लम शुरू हुई 2024 की लेट फरवरी से। अभी सिचुएशन ये है कि हर एज के लोगों को लाइन में खड़े रहकर पानी के टैंकर या वाटर एटीएम से पानी कलेक्ट करना पड़ रहा है। न्यूज आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि कैसे लोगों के घर में खाना पकाना बंद हो चुका है और कई लोगों ने ऑफिस जाना छोड़ दिया है। सरकार लोगों को हर दूसरे दिन नहाने के लिए बोल रही है और ये भी कहा गया है कि जो भी लोग पानी वेस्ट करते हुए पकड़े जाएंगे उनको फाइन देना पड़ेगा, जो कि आइडियली पॉसिबल है ही नहीं। सरकार कितनों को पकड़ेगी। सुशीला जी बैंगलोर की एक रेसिडेंट बताती है कैसे उनके इलाके में जब भी पानी का टैंकर आता है तब लोगों में झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि सबको पानी चाहिए। वो जहाँ रहती है उस इलाके के लोगों की मंथली सैलरी हार्डली कुछ 6 से 8 हजार होगी, जो कि अब टैंकर का पानी लेने में ही चला जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए जिन टैंकर्स के प्राइसेस 400 से 600 रुपए थे वो 2 से 3 गुना बढ़कर 800 से 2000 रुपए हो गए हैं। और ये कोई वन ऑफ केस नहीं है। बड़े से बड़ा अपार्टमेंट हो या छोटे से छोटा घर, शहर का एक बड़ा हिस्सा परेशान होकर रास्ते पर निकल चुका है पानी की खोज में। पर क्या ये अचानक शुरू हुआ? क्या लोगों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था? इसकी वार्निंग 5 साल पहले से ही दी जा रही थी। 2019 टाइम्स ऑफ इंडिया के इस 5 पेज की डिटेल्ड आर्टिकल में बताया जाता है कि वार्निंग्स ऑलरेडी दिए जा रहे थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर टीवी रामाचंद्रा इस बारे में सालों से रिसर्च कर रहे थे। रामाचंद्रा बताते हैं कैसे ईयर 1973 से बैंगलोर का ग्रीन कवरेज कम होता जा रहा है। रामाचंद्र जी इस 2019 के आर्टिकल में बताते हैं कि कैसे बैंगलोर इस प्रॉब्लम से बच सकता था, लेकिन तब भी उनकी बातें नहीं सुनी गई और 5 साल बाद भी सेम कहानी। 2022 में भी डॉक्टर कृष्णराज इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के प्रोफेसर ने बताया कैसे इस कार्बन डिपेंडेंट इकोनॉमी यानी पेट्रोल, कोल, डीजल इन पर ज्यादा निर्भर इकोनॉमी की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कैसे बैंगलोर को आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। उनका प्रेडिक्शन कि कावेरी रिवर का कम होता हुआ वाटर लेवल इसका कारण होगा वो भी सच निकला। लेकिन तभी इस बात से एस विश्वनाथ, एक वाटर कंजर्वेशन एक्सपर्ट, सहमत नहीं थे। उनके मुताबिक बैंगलोर को कभी कुछ समय पहले चेन्नई के जल संकट को लेकर हॉलीवुड के ऑस्कर विजेता अभिनेता लियोनार्डो डी कैप्रियो ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था केवल बारिश ही चेन्नई को इस स्थिति से बचा सकती है। चेन्नई ने अंग्रेजों के समय से ही पानी की कमी का सामना किया है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण चेन्नई पानी के लिए केरल और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। चेन्नई शहर के अधिकारियों ने 19 जून 2019 को उस समय डे 0 घोषित किया था जब चेन्नई के निवासियों के लिए पानी लगभग समाप्त होने जा रहा था। अच्छा हुआ कि बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज के कारण चेन्नई की स्थिति वैसी नहीं हुई, लेकिन आज भी भारत में बड़े बड़े शहरों में जल संकट अत्यंत भयंकर होता जा रहा है, जिससे लड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और पूरे देश में भूजल तथा नदियों और झीलों के जल दोनों में कमी आ रही है। दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें सभी प्रकार के जल स्रोतों का दोहन बढ़ाती जा रही हैं। न केवल पेयजल के लिए बल्कि सिंचाई के लिए भी भूजल का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। खेतों में पंपों के लिए निःशुल्क बिजली दी जा रही है। सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। पीने के पानी के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन चलाया है, जिसमें हर घर तक नल जल योजना पहुंचाने का लक्ष्य है। यह सोचने का विषय है कि जल के इतने अधिक दोहन से कहीं जल की उपलब्धता समाप्त तो नहीं हो जाएगी। घरों में नल तो लगे होंगे पर उनमें पानी नहीं आएगा। खेतों में बोर होंगे लेकिन वो सूखे हुए होंगे। नदियों और झीलों में पानी की जगह कीचड़ तो नहीं ले लेगी। यह दुस्वप्न नहीं है, बल्कि इस बात की पूरी आशंका है कि अगर हमने जल के विषय में अपनी रणनीतियों में सुधार नहीं किया तो यह दिन हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के डायरेक्टर हनुमंत रावत ने 22 मार्च 2021 को लिंक्डइन पर लिखा है कि जल जीवन मिशन, जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, एक गंभीर समस्या में फंस सकता है। स्रोत स्थिरता, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर कार्यवाही, और जल शक्ति मंत्रालय ने अगर इस सब की ओर ध्यान नहीं दिया तो घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति होने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का उपयोग बढ़ता जाएगा और पानी उतना रहेगा नहीं।
केंद्र सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था, जो मिशन मोड में एक समयबद्ध अभियान है। इसका उद्देश्य भारत के 256 जिलों में जल तनावग्रस्त विकासखंडों में भूजल की स्थिति और पानी की उपलब्धता में सुधार लाना है। जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स की थीम के साथ जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की थी। 2016 में बनी डॉक्टर मिहिर शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक 2016 का सुझाव दिया था, जिससे जल संरक्षण को एक राष्ट्रीय कानूनी ढांचा मिल सके। यह विधेयक जीवन के लिए पानी के अधिकार के बारे में भी बात करता है। अटल भूजल योजना 7 राज्यों के 81 जल संकटग्रस्त जिलों में लागू की गई है। ये राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। लेकिन इतना होने पर भी सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। जब तक हम सब मिलकर एक समुदाय के रूप में पानी के महत्व को नहीं समझेंगे और जल संरक्षण का उपाय नहीं करेंगे, तब तक भारत पर जल संकट मंडराता ही रहेगा और हम लगातार डे जीरो की ओर बढ़ते रहेंगे। ये हम सब का कर्तव्य है कि हम इसकी ओर ध्यान दें। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमको पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर उपस्थित होऊंगा प्रसंग में एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।